हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं जो कि है क्लास 10 कार्बन एंड कंपाउंड से रिलेटेड। बच्चों, हमने इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कुछ पढ़ लिया है, जो आपको प्रीवियस वाली वीडियो है उसको देखने से समझ में आ जाएगा। आज मैं आपको एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की स्टडी करवाऊंगी। देखिए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है, वैसे तो मीनिंग हमें एलोट्रॉप्स का भी समझना है, क्योंकि एलोट्रॉप्स का मीनिंग जब तक नहीं समझ में आएगा तो हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में कैसे समझ पाएंगे। तो फर्स्टली मीनिंग समझते हैं एलोट्रॉप्स का। एलोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि आपका जो सब्सटेंस है उसके फिजिकल फॉर्म वेरियस हो। फिजिकल फॉर्म मस्ट बी वेरियस, फॉर्म वेरियस होनी चाहिए एंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ द एलोट्रॉप्स। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग हियर, वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि वी आर स्टडिंग अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इन क्लास 10। तो क्लास 10 में अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे तो हमें 3 एलोट्रॉप्स पता होना है। फर्स्टली हमारा जो है वो है डायमंड। सबसे पहले ये डायमंड है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मैंने मेंशन कर दिया है साइड में, ठीक है। डायमंड हो गया। सेकंड हमारा हो जाता है बच्चों ग्रेफाइट, और थर्ड हमारा जो है वो है बकमिनिस्टर फ्लोरिन। फ्लोरिन, ठीक है। जिसे हम कार्बन 60 का नाम भी दे देते हैं। ये 60 कार्बन के फॉर्मेशन से बना हुआ होता है। अब देखिए क्या है, यहाँ बोला गया है फिजिकल फॉर्म जो है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, और केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होनी चाहिए। तो ये अगर ये फिजिकल फॉर्म अगर वेरियस है और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है, तो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस बिहाफ पर ये बात कहने के लिए यहाँ पे रेडी है, वो आज यहाँ समझते हैं। देखिए, डायमंड और ग्रेफाइट का अगर मैं बोलूँ तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, दैट मीन दी सिंबल, वो डायमंड है। दैट मीन्स की कार्बन है, डायमंड नहीं मतलब कार्बन है। तो सी 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 सबके लिए यूज होगा, ठीक है। इसके लिए भी सी यूज होगा, इसके लिए भी सी यूज होगा, इसके लिए भी सी होगा। लेकिन यहाँ पर ओनली एंड ओनली 60 कार्बन है, इसलिए मेंशन करना पड़ेगा कार्बन 60, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर केमिकली ये रिप्रेजेंट एक कैसे इस वे में हो रहा है, पहली पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या होता है कि जब भी कभी आप कार्बन को किसी ऑक्सीजन के अमाउंट में, मतलब किसी ऑक्सीजन के अमाउंट मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं, उस केस में जब भी कभी कोई कार्बन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हीटअप होता है इन अ कंप्लीट कंबशन, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जरूर जरूर निकलती है। दिस इज दी एक कह सकते हैं आप बेसिक बेसिक इंडिकेशन टू एग्जिस्ट दी कार्बन इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो अभी मैंने बोला कि इफ एनी सब्सटेंस इज कंसीडर्ड टू बी कार्बन, देन व्हेन इट इज heated in the presence of oxygen, complete combustion there is, then only and only carbon dioxide will be formed. तो यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट को आप बर्न आउट करके देखिए, आप उसे कंबशन में लेके आइए, आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी, वहां पे कुछ और नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि इफ यू बर्न आउट द डायमंड एंड ग्रेफाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। दिस इज द सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पे एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो दैट आर सेम, लेकिन जो फिजिकल फॉर्म है दैट आर डिफरेंट। अब फिजिकल फॉर्म का मैं भी आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से ये फिजिकल फॉर्म्स वैरी करती हैं और हम इसे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, दोनों ही जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाएंगे। एंड देन हाउ डू यू प्रेडिक्ट आउट कि वेदर दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लाइम वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइम वाटर, यू नो दैट, लाइम वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही लाइम वाटर को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो लाइम वाटर जो है बेटा वो मिल्की हो जाता है। अगर वो सब्सटेंस मिल्की हो जाए, then this is the confirmation that that substance, that means that reaction released out carbon dioxide in a particular form,
ठीक है, तो अभी मैंने ये बोल दिया कि अगर कोई भी सब्सटेंस कार्बन है और वो अपने आप को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आ रहा है, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व, यस बिल्कुल होगा। देन हाउ डू वी प्रिडिक्ट आउट कि वेदर दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट हियर और नॉट, दैट मीन्स दैट गैस, तो लाइम वाटर को लिया, अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो दिस इज दी कंफर्मेशन कि यहाँ पर ये गैसेस जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब वो डायमंड के केस में भी है, अब वो ग्रेफाइट के केस में भी है, दोनों केसेस में ये बात सेम आगे निकलेगी। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बकमिंस्टर फ्लोरीन बिकॉज कार्बन 60 इज डिफरेंट। और अगर यहाँ पे बोला जाए कि इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, बिल्कुल होंगी, ऐसे ही ये केमिकल प्रॉपर्टी भी शो करेगा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कार्बन 16 राइट नाउ, वी आर टॉकिंग अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। So this is the basic reaction that carried out in the particular form, that means in the presence of oxygen. तो physical form various है and having same chemical property. This is the meaning of the allotropes and we have three allotropes of carbon. First is diamond, then second is graphite and Buckminster fluorine. Diamond का भी formula same है, carbon बोलोगे, graphite का भी formula same है, carbon बोलोगे, Buckminster fluorine में क्या होता है, only 60 carbons are present, that's why we are writing here C60 here, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको समझनी है। अब मैंने बोल दिया ना कि यहाँ पे फिजिकल फॉर्म अलग है, तो फिजिकल फॉर्म अलग कैसे है वो अभी हम लोग समझते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट को अभी हम लेके चल रहे हैं, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे कि हाउ द स्ट्रक्चर कैन मेक डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट मींस द फिजिकल फॉर्म्स इन पर्टिकुलर रिस्पेक्ट्स। तो अभी अभी बात हमने स्टार्ट करनी है डायमंड एंड ग्रेफाइट की, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए, तो फर्स्टली हम लोग डायमंड के बारे में समझते हैं कि डायमंड में ऐसी क्या खास बात है जो हमें समझनी है, डायमंड ग्रेफाइट से अलग क्यों जाता है, जबकि फॉर्मूला तो सेम ही है ना। तो वो बात अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायमंड मेंशन कर लेते हैं, ये डायमंड आ गया। अब डायमंड की पहली बात तो ये समझ लो कि डायमंड के स्ट्रक्चर में, जो उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन से अपने आप को, दैट मीन्स 3 कार्बन से अपने आप को अटैच कराएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर एक सेंटर में कार्बन है तो 4 कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 साइड से अपने आप को अटैच कराएगा। एंड वी नो दैट देयर द कार्बन वैलेंसी इज टेट्रावैलेंट, दैट मीन्स की टेट्रावैलेंसी इज प्रेजेंट हियर। तो उसके चारों के चारों साइड्स जो है वो ऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स देयर इज नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन यू कैन से। तो यहाँ पर कार्बन के पास में चार से वो अपने आप को राउंड कर रहा है, दैट मीन्स उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि उसको फ्री रखे, वो बिल्कुल एकदम क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। भाई अगर 4 साइड से अपने आप को लिंकअप करेगा, ऑब्वियसली बात है ये 4 साइड से लिंकअप कर रहा है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड हियर। और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये, यू नो डैट कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ ये जो 3 कार्बन है या ऊपर जो है, ये भी अपने आप को कितने से अटैच कराएंगे, ये भी फर्दर अपने आप को 4 से लिंकअप करेंगे। अब ये भी अपने आप को 4 से लिंकअप करने की कोशिश करेगा, देखिए 1 से तो करा हुआ है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ऐसे ही एक रिजिड स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। अब ये भी कार्बन ऐसे करेगा, अब ये मत कहना ये नहीं करा, ये भी बिल्कुल करेगा। तो कहने का सेंस ये है कि ईच एंड एवरी कार्बन मेक अ 4 बॉन्ड विद द अनदर कार्बन एटम्स, तो दैट मेक्स अ रिजिड स्ट्रक्चर। अब वो रिजिड स्ट्रक्चर जब बन जाएगा, ठोस स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो यू कैन नॉट ब्रेक डाउन दैट बॉन्ड इजीली, दैट्स व्हाई डायमंड इज कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट एलिमेंट। अगर मैं ये बात बोलूं, दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो इसको एक हार्डनेस दे रहा है, एक रिजिडिटी दे रहा है, तो ये इसकी क्वालिटी बन गई। कार्बन नॉन मेटल है, नो डाउट, ठीक है, डायमंड भी अपने आप में नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, वो रिजिड हो रहा है, वो ब्रिटिल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ब्रिटिल यू नो दैट कि ब्रेक इनटू स्टोन्स। तो अगर जब आप इसको तोड़ोगे तो डायमंड किसमें, स्टोन्स में टूट जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इसका स्ट्रक्चर है, यही इसको एक तरीके से रिजिड बना रहा है, और रिजिड की वजह से यहाँ पर आती है बात इसकी हार्डेस्ट एलिमेंट की। ये इसकी बात हो गई कि हार्डेस्ट एलिमेंट है हार्डेस्ट एलिमेंट। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दैट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, ईच कार्बन एटम मेक अ 4 बॉन्ड्स टू द अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट समझ लिया,
ये टेट्रावैलेंट होगा ही होगा, ईच एंड एवरी कार्बन। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया। नाउ थर्ड इज कि दिस मेक्स अ 3D स्ट्रक्चर। आगे हम अभी इस पे 2D पे मेंशन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, बट डायमंड जो है वो 3D स्ट्रक्चर है। इसके अंदर लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। ठीक है, तो ये 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जब 3D बनेगा तो मैं पीछे की साइड तो नहीं बना सकती ना, पीछे की साइड भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो कहने का सेंस ये है कि एक तरीके से स्ट्रक्चर काफी डेंस बनता है। दूसरी बात, डायमंड जो भी होगा ये थोड़ा इलोंगेटेड वे में होगा। जो भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ऐसे हेक्सागोनल जैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, हेक्सागन शेप में होता है। अगर नहीं देखा है तो ध्यान से देखना कभी। हेक्सागन हनी बी का जो हनीकॉम्ब जो होता है वो हनीकॉम्ब एक हेक्सागन स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, बट इट इज इन अ इलोंगेटेड फॉर्म। इस तरीके से फॉर्म होते चले जाएंगे, ये इस वे में शो होंगे। तो ये बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। हर स्ट्रक्चर अपने आप में क्या करेगा, एक कॉम्पैक्ट नेचर को शो करने की कोशिश करेगा। तभी हम ये बोलते हैं कि दिस इज अ 3D स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर। ये बात हमने यहाँ पे समझनी है। क्लियर? आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अब दूसरी बात देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या नेसेसरी है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंपलसरी है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट प्रेजेंट हियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, इज नॉट प्रेजेंट हियर, तो क्या होगा, दिस कंसीडर टू बी दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि देखिए कार्बन जो है वो अपने आप को फोर्स से अटैच करवा रहा है। तो फ्री कोई इलेक्ट्रॉन्स जब है नहीं, देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्टेंस दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, then it is considered to be a bad conductor of electricity। तभी डायमंड को बैड कंडक्टर बोला जाता है। बोला जाता है, नहीं बोला जाता है? बिल्कुल बोला जाता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो रीजन इसका क्या है बच्चों? इसका रीजन ही यही है कि यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि एक कार्बन अपने आप को फोर्स अटैच करवा रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह है ही नहीं, जिसकी वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कंसीडर करा जाएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो ये एक्सप्लेन करता है कि रिजिडिटी आ गई स्ट्रक्चर की वजह से, और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर्ड करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे, ये आप इसमें ध्यान रखिएगा कि नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमने बात करी है। अब आती है ग्रेफाइट की बात। ग्रेफाइट, डायमंड दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है। अभी देखते हैं अभी क्या है। अब मैं ग्रेफाइट को ले रही हूं। ठीक है, ग्रेफाइट में आप ऐसे समझिए कि पहली बात ये 2D स्ट्रक्चर होगा, 2 डायमेंशनल। जैसे आप पेपर्स हैं कोई, अगर आप अपने कॉपी के पेपर ले लो तो एक पेपर, फिर दूसरा पेपर, फिर तीसरा पेपर, ऐसे करके। कभी आपने उसे थोड़ा सा रब अगर किया हो तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ऐसा भी कभी नोटिस करना कि अगर वो पेपर को जरा सा फिंगर से, हैंड से अगर आप थोड़ा सा टच करोगे, ऊपर नीचे करोगे, तो वो स्लाइड करेंगे। रीजन ये है कि जब वो स्लाइड करते हैं तो उसका क्या है, वो कि फ्लैट है, दैट मीन्स कि वो एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कंडीशन है कि जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उसमें लेयर्स हैं बच्चों। लेयर्स कैसे, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड सो ऑन। इस तरीके से लेयर्स फॉर्मेशन है। ये कोई एक तरीके से वर्टिकल सेक्शन में नहीं आएगा, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर रहेगा। आप इसे कह लीजिए ये हॉरिजॉन्टल वे में रहेगा तो ज्यादा सही रहता है। हॉरिजॉन्टल लेयर्स आर प्रेजेंट, मैं लेयर्स मेंशन कर दे रही हूँ, लेयर्स आर प्रेजेंट। अब अगर लेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, लेयर्स प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो एक नैनोमीटर में भी गैप होगा, थोड़ा बहुत गैप होगा। जब गैप होगा तो वहां पर वो एक तरीके से लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा।
लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी आती तब है जब कहीं ना कहीं किसी भी स्ट्रक्चर में कोई गैप प्रेजेंट हो जाता है, और ग्रेफाइट के अंदर गैप की प्रेजेंस है। क्यों गैप की प्रेजेंट है? क्योंकि वो लेयर्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो लुब्रिकेंट नेचर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी यही अराइज करवा देता है, और लुब्रिकेशन में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। फोर्थ पॉइंट हम अगर देख लेते हैं, तो ईच कार्बन, यहाँ पे हर कार्बन, ईच कार्बन is surrounded by 3 कार्बन एटम्स। ये 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। भाई डायमंड में क्या था? डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड था, लेकिन यहाँ पर जो है ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, यस करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, and that is responsible only, and that is responsible for the conduction of electricity। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वी नीड free electrons, and free electrons is present here. Each and every carbon is surrounded by 3 other carbon, so fourth carbon या fourth electron is free। अब जब fourth electron free है, that means it is responsible to conduct the electricity। अब कोई भी आप स्ट्रक्चर बना लो, अब जैसे मैं बोलूं कि ये स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाया, ये लेयर्स में ऐसे प्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक है, ये लेयर्स में इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ये आपने बनाया ऐसे। अब ये देखिए सारे कार्बन ये प्रेजेंट है, ये इस तरीके से ये सारे कार्बन हैं, ठीक है। अब ये नीचे वाली लेयर एक जा रही है, ये इस पॉइंट से होते हुए, मेरी कोई करेक्ट ड्राइंग नहीं बनेगी यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये एक ये वाला जो लिंक है ये इससे हो गया। ऐसी फर्दर जो है वो ये एक दूसरा हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ये यहाँ पे हो गया, तो ये इसके साथ लिंक अप हो गया, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो देखिए ये 1 2 3 ये इसके साथ लिंक अप है, मैं अगर इसको इसके साथ लिंक अप करूंगा फिर ये इसके साथ लिंक अप हो जाएगा, नीचे वाला भी जाएगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब हर कार्बन अपने आप को क्या कर रहा है, ये इसके साथ हो गया और ये नीचे वाला इसके साथ हो गया, ऐसे ये वाला इसके साथ हो जाएगा और ऊपर वाला इसके साथ हो जाएगा। तो इसका सेंस ये है कि आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो हर कार्बन अपने आप को क्या कर रहा है, 3 से अटैच कराने की कोशिश कर रहा है, 4th का अटैचमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। तो यही कारण होता है कि ये लेयर्स देख रहे हैं ना आप, ये गैप है, ये तो मैंने बहुत बड़ा दिखा दिया, ये तो बहुत ही स्मॉल एक तरीके से माइनस में चला जाता है, तो बहुत ही कम गैप होता है। वो गैप ही एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल होता है लुब्रिकेशन के लिए। कोई भी चीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ही करती है जब वहां पर गैप की प्रेजेंस होती है, नहीं तो अदरवाइज वो स्ट्रक्चर क्या हो जाए, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 कार्बन की एटम सराउंडेड नहीं है, 3 कार्बन एटम सराउंडेड है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है, लुब्रिकेंट करता है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स प्रेजेंट है और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होगा। तो यही बात हमने बात करी थी। दूसरी बात बच्चों एक बात और बता देती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें एक फोर्स आती है जिसका नाम होता है वंडरवॉल फोर्स, ठीक है। वीक फोर्स है, वहां पे कोवलेंट फोर्स थी, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्स है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच फोर्स इज प्रेजेंट इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर एंड विच फोर्स इज प्रेजेंट इन डायमंड स्ट्रक्चर, तो आप डायमंड में बता देंगे कोवलेंट जो होता है बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज दी वंडरवॉल बॉन्ड या वंडरवॉल फोर्स इज प्रेजेंट, तो आप यहाँ पर ये मेंशन कर दीजिएगा। तो ये दोनों डिफरेंस आपको काफी हद तक एक्सप्लेन करने में इजी होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी फिर हम नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के थर्ड में, बकमिंस्टर ऑफ फ्लोरीन में। तो बच्चों ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, मैंने ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपके लिए मॉडिफाइड कर दिया है। इसमें आप देखिए कि ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, ये ऐसी लेयर्स कंटिन्यूअसली चलती चली जाती हैं और इन्हीं में ये जो डॉटेड साइन है अगर दिखाई दे रहा हो तो ये जो लाइंस है ये आपस में इंटरेक्ट करती है, तो ये गैप बनता चला जाता है और यही गैप जो है वो क्या होता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो स्ट्रक्चर जो हेक्सागन का मतलब सॉरी ग्रेफाइट का होगा वो लेयर्स वाइज में होगा और 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन की, जो हमारा थर्ड क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। मैंने आपको बता दिया डायमंड में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, कोवलेंट,
इसमें कौन सी फोर्स है? वंडरवॉल। वंडरवॉल वीक फोर्स होती है, ठीक है। एक तरीके से ये आपस में लेयर्स जो कार्बन एटम्स की ज्वाइन होती हैं वो वीक वंडरवॉल फोर्स के फॉर्मेशन से बनती है। जैसे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर जो हमने बनाई थी वो इसी तरीके से ज्वाइंट अप होगी, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स इसमें प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं हम बकमिंस्टर फ्लोरीन की, जो हमारा थर्ड आइसोटोप है। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन आ गया, ठीक। इसको हम कार्बन 60 कहेंगे। बहुत ही खास ये एक आप कह सकते हो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये अपने आप में एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे एक फुटबॉल होती है, फुटबॉल, देखो मैं क्या लिख रही हूँ, फुटबॉल फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा। ओनली 60 कार्बन है, बहुत ही कम है। मतलब इसका साइज अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपके 20 हेक्सागन स्ट्रक्चर्स होंगे। कितने होंगे? 20 हेक्सागन स्ट्रक्चर होंगे, ओनली 20 हेक्सागन। और 12 जो होंगे वो पेंटागन स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक। 20 हेक्सागन स्ट्रक्चर्स होते हैं और 12 जो है वो पेंटागन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो है वो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू होता चला जाता है। और यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि बकमिंस्टर जो एलोट्रॉप है कार्बन का, वो बकमिंस्टर फ्लोरीन एक आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को खोजा था, जो एक बहुत ही क्या बोलते हैं आप, इंटरनेशनल एग्जीबिशन डिज़ाइन कर रहे थे। तो उस केस में इन्होंने यहाँ पर उसको उसके बारे में पता चला, उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। इसके आगे भी बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझ में आई। दूसरी बात क्या होता है, देखिए जब भी आप कभी कार्बन के इस एलोट्रॉप को हीट आउट करेंगे, C60 को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट आउट करेंगे, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी। दैट मीन्स दिस इज अ प्योर फॉर्म। और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में यही क्वालिटी होनी चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम हो, ठीक है। अब थर्ड बात ये होगी। अब फोर्थ बात देखिए कि ये बहुत ही स्मॉल है, ये वेरी स्मॉल। लेकिन बाकी जो है आपका डायमंड, ठीक है, डायमंड हो गया या आपका डायमंड हो गया या फिर ग्रेफाइट हो गया, ये दोनों ही अपने आप में कैसे हैं, ये जॉइंट मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है, बिग मॉलिक्यूल है। ये अनएंडिंग चेन बनाते हैं, इनके अंदर कार्बन की चेन लगातार चलती रहती है। दैट मीन्स की फॉर्मेशन है। लेकिन दिस इज वेरी स्मॉल। कार्बन अगर 60 प्रेजेंट है एक जगह पे, तो वो कितना छोटा होगा ये आप अंदाजा लगा के देखिए। तो डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो एक जॉइंट मॉलिक्यूल है, अनएंडिंग मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन की चेन उसमें प्रेजेंट है, ठीक। दूसरी बात कि ये दोनों जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये हार्ड एलिमेंट है बच्चों, ठीक है, हार्डेस्ट माना जाता है। ये सॉफ्ट है, लेकिन ये ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है। नॉट हार्ड नीदर सॉफ्ट, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट प्रेजेंट रखेगा। दैट मीन्स कि इसके अंदर ना तो ज्यादा हार्डनेस प्रेजेंट होगी, ना ही ये सॉफ्टनेस को प्रेजेंट करेगा। मतलब ये बीच के स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। इसके अंदर कोई ऐसी आपको नहीं दिखाई देगी जैसे हार्ड हो गया या सॉफ्ट हो गया। डायमंड और ग्रेफाइट की तरह ये अपनी क्वालिटी खुद मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भैया इस तरीके से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और छोटी छोटी बातें इसमें प्रेजेंट है, यही हमें एक्सप्लेन करवानी है। बाकी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में थोड़ा स्टडी करके देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा साइड में हो जाते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, बाकी हम फिर देखेंगे आगे, ठीक। दूसरी बात, एक और चीज़ समझ लीजिए यहाँ पर कि ये जो है ये एक डार्क सॉलिड है। रूम टेम्परेचर पे आपको पता होना चाहिए डार्क सॉलिड है ये भी बता देते हैं। डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट बात है इसकी। डार्क सॉलिड आर रूम टेम्परेचर। ये एक रूम टेम्परेचर, अगर आप ग्रेफाइट को देखो, ग्रेफाइट की लेयर्स कैसी होती है, जब आप पेंसिल लेड देखते हो वो भी तो ग्रेफाइट है। तो जब आप लिखते हो तो एक लेयर उसमें डिसॉल्व होती है, फिर दूसरी लेयर डिसॉल्व होती है पेपर पे, फिर तीसरी, ऐसी सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, अगर आप चेक करेंगे तो ये सब्सटेंस भी आपको डार्क कलर का नजर आएगा। जैसे हल्का कलर आपका ग्रेफाइट का होता है ना, ब्लैकिश कलर, इस तरीके से ये भी प्रेजेंट होगा।
तो बकमिलस्टर फ्लोरीन की ये प्रॉपर्टी हो गई, हमने डायमंड की पढ़ ली, हमने ग्रेफाइट की पढ़ ली। हमने ये समझ लिया कि कंपैरेटिवली डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है वो इससे कैसे ज़्यादा अलग है, आप ये बोल सकते हो। हार्ड है, सॉफ्ट है, जाइंट मॉलिक्यूल है, और ये कैसा होगा, ये स्मॉल होगा, ये ना तो सॉफ्ट होगा ना ही हार्ड होगा। तो ये आप मेन प्रॉपर्टीज पढ़ के देखिएगा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। फिर हम आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ गुड